फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएससी विद साहिल में, जहां आज सीए फाइनल में 2025 का अमेंडमेंट्स, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे ना, इस वाली वीडियो में हम वो सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम ये वाले अमेंडमेंट्स जो हम डिस्कस करें वो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और भाई देखो यार, वीडियो देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करें और बिना लाइक करें नहीं देखना है। तो लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद वीडियो देखना है। चलो, सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी। भाई ये पुराना अमेंडमेंट है, फिर भी कवर करा रहा हूँ कि क्या भूले भटके क्वेश्चन आ जाए। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी में शेयर्स होल्ड करती है उसके ऊपर देयर वुड बी नो जीएसटी, ठीक है। अब ये जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, ऐसा ही एक और अमेंडमेंट हमारा शेयर बेस्ड आया है। और ये जो शेयर बेस्ड अमेंडमेंट है ना, दिस इज ऑफ ईसॉप ईएसपीपी। ये देखो क्या है, बहुत सिंपल है। सपोज करो यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी है और यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है, और यहाँ पे इस इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय है। अब भाई देखो, ये जो इंडियन कंपनी है ना, इसने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए। सर किसके शेयर्स दिए? ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स दिए, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। पहला डाउट ये आया, ये जो शेयर्स इस एम्प्लॉय को दिए इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? भाई एम्प्लॉय को आप जो भी देते हो वो सब शेड्यूल 3 में कवर्ड है, ठीक है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा भाई शेयर्स भी देंगे, ईसॉप भी देंगे, तो ये तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। अब सपोज करो 2 लाख रुपए के शेयर्स दिए इंडियन कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को। अब भाई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को पैसे भी तो देगी, रीइंबर्समेंट भी तो करेगी। तो इंडियन कंपनी ने अगर फॉरेन कंपनी को सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, अब ये 2 लाख किसके दिए? शेयर्स के। तो भाई इसके ऊपर देयर वुड बी नो जीएसटी, क्योंकि जो शेयर्स है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज से बाहर होता है। मनी एंड सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के ऊपर नो जीएसटी। पर व्हाट इफ इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को 2.5 लाख रुपए दिए? सर शेयर्स तो 2 लाख के थे, आपने 2.5 लाख क्यों दिए? ये 50,000 आपने एक्स्ट्रा क्यों दिए? तो हो सकता है ये 50,000 आपने प्रोसेसिंग फीस दी हो सकता है 50,000 आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया हो सकता है कोई पुराना बकाया हो 50,000 अभी आप एडजस्ट कर रहे हो। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये दिए ना, इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा, और वो भी आरसीएम में आएगा, क्योंकि सर वो फॉरेन कंपनी है। तो ये जो 50,000 दिए इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंडियन कंपनी को आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। डन, ये हो गया हमारा ईसॉप वाला सर्कुलर। आगे आ जाओ। उसके बाद सर सेल्वेज रैक वैल्यू ईयर मार्क्ड इन क्लेम असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज टू मोटर व्हीकल। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद हम इस गाड़ी को लेके गए इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब सर जो इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके गए उसमें क्लेम अमाउंट आया 50,000, और सर वो जो गाड़ी हमारी ख़राब हो गई उसका क्या? तो भाई वो जो गाड़ी ख़राब हो गई उस डैमेज के थे 10,000। अब दो बातें हो सकती है। सबसे पहला ये हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सेल्वेज की वैल्यू डिडक्ट कर दे, मतलब 50,000 में से 10,000 सेल्वेज डिडक्ट करके 40,000 रुपये इंश्योर्ड को दे दे। तो भाई ये जो 10,000 डिडक्ट करे तो ये किस बात की करे? मतलब ये जो सेल्वेज वैल्यू है ये आपने खरीदी, कितने में खरीदी सर? 10,000 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे ये जो सेल्वेज है वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई भाई? इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी बन गई। एंड इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी ऑन द सेम। सर दूसरा केस, भाई डिडक्ट ही नहीं करा, मतलब 50,000 का 50,000 पूरा ही अमाउंट आपको दे दिया गया। तो भाई जब आपको पूरा 50,000 दे दिया गया और वैल्यू ऑफ सेल्वेज डिडक्ट नहीं करी, तो इसका मतलब है जो सेल्वेज है ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई? इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई। अब जब इंश्योरेंस कंपनी इसको बेचेगी, किसी को भी ये सेल्वेज बेचेगी, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, क्या इंश्योरेंस कंपनी ने सेल्वेज वाला जो अमाउंट है वो डिडक्ट करा या नहीं करा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्ट करा और डिडक्ट करने के बाद पैसे दिए, तो अगर डिडक्ट करने के बाद पैसे दिए इसका मतलब है वो जो सेल्वेज है वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई? इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी बन गई, और इंश्योरेंस कंपनी नॉट लाइबल टू पे जीएसटी। पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरे 50,000 रुपये दे दिए, तो भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 50,000 रुपये दे दिए इसका मतलब सेल्वेज के भी पैसे दे दिए,
तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी आगे सैलवेज बेचेगी तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद वारंटी। अब देखो वारंटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसमें दोनों में मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ। वारंटी का जो सर्कुलर है काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझना ये वारंटी का सर्कुलर क्या है। देखो बहुत शानदार चार्ट। एक होता है यहाँ पे कंज्यूमर, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक मैन्युफैक्चरर। अब जनरली वारंटी के कोई पैसे वैसे थोड़ी लगते हैं। जब हम वारंटी में कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर कराते हैं, ये रिप्लेस कराते हैं या बनवाते हैं, तो उसके पैसे थोड़ी वो चार्ज करते हैं। वो जनरली क्या होता है ना, जब हम ओरिजिनल गुड्स खरीदते हैं तो ओरिजिनल गुड्स खरीदते टाइम ही आपसे वारंटी के पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये हुआ कंपोजिट सप्लाई, और इस कंपोजिट सप्लाई में वो जो ओरिजिनल गुड्स है वो हुआ प्रिंसिपल सप्लाई। अब ध्यान से समझना, ये कंज्यूमर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी दे दी। सर जब फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी दी, दिस इज नॉट अ सप्लाई, देयर वुड बी नो जीएसटी। या तो डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी दे दे, या तो जो मैन्युफैक्चरर है डेट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये कंज्यूमर को वारंटी दे दे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर अगर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा डाउट ये आया, क्या मैन्युफैक्चर को आईटीसी रिवर्स करना है? भाई आईटीसी तब रिवर्स करना रहता है जब आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रूल 42 के हिसाब से। भाई ये कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई थोड़ी है। पैसे तो इनिशियली चार्ज कर दिए गए थे, तो वो तो कंपोजिट सप्लाई बना था। तो जब पैसे इनिशियली चार्ज कर दिए गए थे तो यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, अगर एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज करा तो भाई अगर हमारे कंज्यूमर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे तो फिर जीएसटी लग जाएगा। फिर इशू नंबर 3 आया। इशू 3 क्या आया कि सर डिस्ट्रीब्यूटर ने तो कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया, तो यहाँ पे तो नो जीएसटी। अब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत शाण है, डिस्ट्रीब्यूटर ने ओईएम को बिल बना के दिया लेट से 5,000 रुपए का, और इस पे जीएसटी चार्ज करा 18%। तो 5,000 और 18% 900। अब यहाँ पे जो ओईएम है वो कितना पे करेगा? 5,900 ओईएम पे करेगा। अब एक बात बताओ, क्या ओईएम को आईटीसी मिलेगा? हाँ सर, ओईएम को आईटीसी मिलेगा। कितने रुपए का आईटीसी मिलेगा? 900 रुपए का आईटीसी मिलेगा। ठीक है, फिर एक और इशू, सर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्विजिशन रेस कर रहा है ओईएम को, रिक्वेस्ट रेस कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर ने ओईएम को रिक्वेस्ट रेस करी, ओईएम ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो आइटम लग रहा था वो प्रोवाइड कर दिया। भाई जब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, देयर वुड बी नो जीएसटी, ओईएम को कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये वाला केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई पुराना गुड्स पड़ा था। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पुराना गुड्स पड़ा था तो उसने उसको यूज कर लिया। तो सपोज करो ओईएम ने डिस्ट्रीब्यूटर को पुराना गुड्स बेचा था 10,000 रुपए का, उस पर 1,800 का जीएसटी था, टोटल हो गया 11,800। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने 2,000 का यूज करा। अब डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा ना ओईएम को, भाई क्रेडिट नोट, क्यों नहीं बोलेगा सर? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ओईएम को किसका बोला? क्रेडिट नोट का बोला। अब सर 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट तो ओईएम ने इशू कर दिया, क्या इस क्रेडिट नोट से ओईएम की लाइबिलिटी कम होगी? हाँ सर, क्रेडिट नोट से ओईएम की लाइबिलिटी कम होगी, बट शर्त यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना आईटीसी रिड्यूस करे। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर को अपना आईटीसी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, डन। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। सर ओईएम ने डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्विजिशन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर वुड बी नो जीएसटी। फिर उसके बाद ये अलग से जब भी पैसे चार्ज कर रहे हैं सप्लाई बनेगा, जीएसटी आईटीसी भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी, सर कंपनीज जो कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी देती है, अगर एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही ले लिए गए, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वो आपको बोलेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी है, पैसा साथ में ही ले लिया, और नीचे आपको 2 जीएसटी के अलग अलग रेट दे देगा। तो भाई एक्सटेंडेड वारंटी का रेट से हमको लेना देना नहीं है। तो अगर साथ में ही है तो फिर जो प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स पे उस पर जीएसटी लग जाएगा। पर सर अगर साथ में नहीं है, 1 साल 2 साल बाद आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो, तो फिर उसके ऊपर सेपरेट हम जीएसटी की बात करेंगे। क्रक्स इतना से मनी चार्ज लगाओ जीएसटी, इफ नो मनी चार्ज देयर वुड बी नो जीएसटी। ध्यान रहेगा ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ सर। ये पूरा सर्कुलर हो गया, सारे सिनारियोस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी लोगे तो कुछ होगा नहीं, और आईटीसी वाला भी ख़त्म हो गया। उसके बाद सर लोकेशन चार्जेस, पीएलसी चार्जेस अलॉन्ग विथ कंसिडरेशन फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। भाई देखो, लैंड बेचते हैं नो जीएसटी, बिल्डिंग बेचते हैं तो डिपेंड करता है जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। अगर पूरा पैसा ओसी और सीसी के बाद आ रहा है तो देयर वुड बी नो जीएसटी।
अगर एक भी रुपया एडवांस आ रहा है तो फिर पूरा जो कंसिडरेशन है उस पर जीएसटी आएगा। डाउट ये आया व्हाट अबाउट लोकेशन चार्जेस और पीएलसी, तो इन्होंने बोला भाई जो लोकेशन चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस है, दिस वुड बी द पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेंगे तो जैसा ट्रीटमेंट आपने बिल्डिंग को दिया, सपोज करो बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं आया, तो फिर ये लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। डन हो गया ये वाला। अब अगला अमेंडमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चांस है क्वेश्चन आने का। सेक्शन 10(1) है सर, 10(1) ये बोलता था कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है, तो अगर अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है तो जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट है, जो उसका एड्रेस है, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट अगर हमारे पास दो दो एड्रेस अवेलेबल, जनरली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि भाई साहिल सर ने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा किसी तीसरे के लिए, तो भाई मैंने तीसरे के लिए ऑर्डर करा, अमेजोन के पास बिलिंग एड्रेस मेरा है और डिलीवरी एड्रेस किसी और का है। सर क्या ये बिल टू शिप टू मॉडल है? हाँ भाई ये है बिल टू शिप टू मॉडल, पर यहाँ पे वो 10(1) भी नहीं लगाना, 10(1) भी रजिस्टर्ड के केस में लगता है। ठीक है, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो एग्जाम में स्पेसिफिकली बोलेगा कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक आरटीपी में क्वेश्चन भी है, शानदार क्वेश्चन है, आरटीपी में करके जाना। तो भाई वो स्पेसिफिकली बोलेगा ऑर्डर करा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, दो दो एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस भी है और डिलीवरी एड्रेस भी है। भाई हमको डिलीवरी एड्रेस इंपॉर्टेंट है, बिलिंग एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा एड्रेस इंपॉर्टेंट रहेगा, डिलीवरी एड्रेस इंपॉर्टेंट रहेगा, बिलिंग एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। पर बिल टू शिप टू 10(1) में बिलिंग एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, डिलीवरी एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कैसे मालूम पड़ेगा कि सर इसका क्वेश्चन आया है? वो आपको हिंट मिल जाएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये बिलिंग एड्रेस है, डिलीवरी एड्रेस है, तो ऐसे आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, आगे ये पुराना है भाई, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कुरियर। अब जो पहले ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन होता था वो हट गया, तो अब सेक्शन नंबर 13 में कैसे निकालेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? तो उन्होंने बोले काम करो सेक्शन 13(2) जनरल सेक्शन लगाओ। तो ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में सेक्शन 13(2) जनरल सेक्शन लगेगा। फिर इसका क्वेश्चन बहुत, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जाम्पशन का क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, अमेंडमेंट में से। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सर ये क्या होता है ना, बैंक्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कस्टोडियल सर्विसेज देती है, जैसे भाई उनकी सिक्योरिटीज़ को डीमैट अकाउंट में मेंटेन करना, कस्टडी में रखना, डिविडेंड कलेक्ट करना, फिर टाइम टू टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब हैंडल करना। ये कौन करता है भैया? बैंक। तो ये होती है कस्टोडियल सर्विसेज। ये किसको प्रोवाइड कर रही है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्या इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अकाउंट होता है? तो इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अकाउंट नहीं होता। तो क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बैंक में अकाउंट नहीं है तो सेक्शन 13(8)(a) नहीं लगेगा, डेट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड नॉट बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा जनरल सेक्शन, डेट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। तो जनरली ये वाला क्वेश्चन आ सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई में, 4-5 क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई के बना सकता है, स्पेसिफिकली अमेंडमेंट बेस्ड, ध्यान रखना। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट्स। अब समझो ये फॉरेन क्लाइंट्स की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज क्या है। सपोज करो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला साहिल प्राइवेट लिमिटेड को कि भाई हमको एडवर्टाइजमेंट करानी, 100 करोड़ का बजट है, मेरे को भी लालच चाहिए। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, डन डन डन, एडवर्टाइजमेंट करवा देंगे। अपने को कुछ मालूम थोड़ी एडवर्टाइजमेंट का। अपन ने क्या करा ना, अपन गए सोनी टीवी के पास, हमने बोला देखो सोनी टीवी एडवर्टाइजमेंट करनी है। किसकी? मैं बोला माइक्रोसॉफ्ट की। तो सोनी टीवी ने बोला ठीक है, इंडिया में करनी है? बोला हाँ हाँ इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत नाम करना है। बोले ठीक है कर देंगे, हम आपसे 20 करोड़ रुपीस लेंगे। मैंने बोला किस बात के 20 करोड़? बोले भाई मीडिया स्पेस है, रेंटल है, मेंटेनेंस है, मॉडल है, ये सब है, तो ये मीडिया स्पेस के पैसे ले रहे। तो सोनी टीवी को बोला जाता है मीडिया ओनर। भाई डाउट ये आया कि क्या साहिल प्राइवेट लिमिटेड इंटरमीडियरी है, और इंटरमीडियरी है तो सेक्शन 13(8) लगेगा कि सर ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सप्लाई। भाई ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सप्लाई, माइक्रोसॉफ्ट और साहिल प्राइवेट लिमिटेड की अलग सप्लाई, साहिल प्राइवेट लिमिटेड और सोनू टीवी की अलग सप्लाई।
ये जो हम दोनों के बीच में सप्लाई हुआ है यहाँ पे जनरल सेक्शन लगेगा 12(2), क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो हम दोनों के बीच जनरल सेक्शन। और जो माइक्रोसॉफ्ट और साहिल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे भी जनरल सेक्शन लगेगा, बट यहाँ पे 13(2) लगेगा, यहाँ पे हमारा 12(2) नहीं लगेगा क्योंकि एक पार्टी इंडिया के बाहर है। ठीक है, तो बस यही है भाई। देखो अब इसको डायग्राम से देखो, यहाँ पे कौन है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, यहाँ पे कौन है सर फॉरेन क्लाइंट, यहाँ पे कौन है मीडिया ओनर। तो अभी हम देख लेते हैं सर, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कौन थी, साहिल प्राइवेट लिमिटेड। फॉरेन क्लाइंट कौन था सर, अपना माइक्रोसॉफ्ट। और मीडिया ओनर कौन था सर, अपना सोनी टीवी। तो भाई ये जो सोनी टीवी है वो इनवॉइस इशू करेगी मीडिया स्पेस के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को। मैं इनवॉइस इशू करूंगा किसको, फॉरेन क्लाइंट्स को। अगर सर फॉरेन क्लाइंट ने मेरे को फॉरेन करेंसी में पेमेंट दिया तो ये हो गया मेरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और इस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे देयर वुड बी नो जीएसटी। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई क्लैरिफिकेशन इशू ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज़ ये पूछ रहे हैं, हाँ, whether the representative of foreign clients in India or the target audience can be considered as recipient। भाई ये बोल रहे रेसिपेंट कौन रहेगा, भाई जो पैसे देगा वो रेसिपेंट रहेगा। तो क्या है, ये जो इंडिया के लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, इतने सारी जो कस्टमर है वो रेसिपेंट, अरे काय का वो काय के रेसिपेंट, पैसे कौन दे रहा है, फॉरेन क्लाइंट पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे जो पैसे दे रहा है ना फॉरेन क्लाइंट वो रहेगा हमारा रेसिपेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात। अब ऐसा भी तो सिनारियो हो सकता है कि भाई मैं इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई माइक्रोसॉफ्ट अपने से ये नहीं हो पाएगा इंडिपेंडेंट बेसिस पे, मैं काम करता हूँ, मैं आपको बहुत सारे मीडिया ओनर्स, फिर आपको जो अच्छा लगे, हो सकता है ना आपको फिर सोनी अच्छा नहीं लगे, आपको सब अच्छा लगे, आपको जी अच्छा लगे, मैं काम करता हूँ, मैं आपको बहुत सारे मीडिया ओनर्स के नंबर्स बता देता हूँ, आप उनसे इंडिविजुअली बात करो, सोनी टीवी है, जी है, सब है, और भी बहुत सारे, आप उनसे इंडिविजुअली बात करो, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा 5% कमीशन मेरे को दे देना। बहुत बढ़िया भाई, अगर ऐसा है 5% कमीशन मेरे को दे देना, तो यहाँ पे आई एम एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी, और क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ इंटरमीडियरी एक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगेगा सेक्शन 13(8). तो हमको वही देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सर देखो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है वेयर एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट्स, तो मैं एज अ एजेंट एक्ट कर रहा हूँ और मैं ढूंढ के दे रहा हूँ इनको मीडिया ओनर। तो फिर सर यहाँ पे जो मीडिया स्पेस और एडवर्टाइजमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सर कैसे क्या निकलेगा, तो राजा मेरे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन 13(8) के हिसाब से, डेट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई, डेट इज लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंपनी। इसका मतलब है यहाँ पे सर जीएसटी आएगा क्या, हाँ जी, यहाँ पे फिर हमारा जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गड़बड़ मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि भाई इंटरमीडियरी है तो मैं सप्लायर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेरा ही हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी की बातें हो जाएगी। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। भाई इसमें तो आपको सुन के हैरानी हो जाएगी, यहाँ पे होते हैं डीएचएसपी, यहाँ पे होते हैं सीसीएसपी। अब ये अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं सीए फाइनल के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था, तो भाई थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा था, तो मैंने सर्च करा गूगल पे, यार ये स्पेस का क्या करे, एक तो हार्ड डिस्क होती है, दूसरी पेन ड्राइव होती है, भाई एक होती है क्लाउड सर्विसेज। तो मैंने और रिसर्च करने मिला कौन है अच्छा क्लाउड सर्विसेज में, भाई अमेजॉन बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज में। और मजे की बात पता है क्या है, ये जो क्लाउड सर्विसेज अमेजॉन की है ना, ये मेंटेन इंडिया वाले लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डाटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रखना, सिक्योरिटी रखना बहुत चीप है एज कम्पेयर टू फॉरेन में रखना। तो ये जो CCSP है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विसेज ले रहे हैं DHSP। DHSP बोले तो डाटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में। और ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं, बाहर वालों को ये सर्विसेज दे रहे हैं। सर क्या ये गुड्स बेस्ड सर्विसेज है, अरे कहाँ से गुड्स बेस्ड सर्विसेज है, तो 13(3) की बात ही नहीं होगी। क्या सर यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी की बात ही नहीं, क्या सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारे सर्वर्स मेंटेन हो रहे हैं, नहीं भाई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो यहाँ पे जनरल सेक्शन लगेगा 13(2)
और जनरल सेक्शन के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया। तो ये देखो ध्यान से कि सर DHSP ऑफर्स स्टोरेज स्पेस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड द डेटा फॉर फॉरेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि जो DHSP सर्विसेज दे रहा है, डाटा होस्टिंग सर्विसेज टू CCSP, यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो रहेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। और अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आया या कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आया तो इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी बोलेंगे। डन। और यहाँ पे सर ये CCSP बहुत सारे लोगों को सर्विसेज दे रहा है, जिसमें मेरे जैसे बिजनेस हाउस भी आ गए और आप जैसे लोग भी आ गए जो अपना डेटा क्लाउड पे सेव करते हैं। एग्जम्पशन अंडर GST सर सेक्शन नंबर 11 है, MCQ आ सकता है। 11 है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर एक्ट, तो कहीं पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस चल रही है तो सपोज करो ऐसा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होता था, रेस्टोरेंट वाले 5% GST चार्ज कर रहे थे जबकि एप्लीकेबल 18% था, क्योंकि AC वाला रेस्टोरेंट विथ डाइन इन खाने की फैसिलिटी उस पर 18% था, पर ये साले 5% चार्ज कर रहे थे। सर ये 5 क्यों कर रहे थे? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ही 5 कर रही थी। तो जब पूरी इंडस्ट्री ही 5 कर रही थी, ये भी 5 कर रहे थे, अब क्या पूरी इंडस्ट्री को बैकडेट से नोटिस आएगा इंटरेस्ट का, पेनल्टी का? तो इन्होंने बोला हमारे पास सेक्शन 11A में पावर है, अगर कुछ चल रहा था रिगार्डिंग द लेवी ऑफ सेंट्रल टैक्स इंक्लूडिंग नॉन लेवी और सच सप्लाईज वर लायबल टू सेंट्रल टैक्स और अ हायर अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन बीइंग लेविड, मतलब या तो ज्यादा चार्ज कर लिया या तो कम चार्ज कर लिया या तो चार्ज ही नहीं करा। सर उस केस में गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 11A की पावर को एक्सरसाइज करके एक नोटिफिकेशन ला सकती है जहां पे ये डिफरेंशियल अमाउंट का इंटरेस्ट पेनल्टी देखने की जरूरत नहीं है। तो MCQ में टेस्ट कर सकता है भाई। जहां पे भी आपको NCVT दिखेगा उसका नाम चेंज हो गया है NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, बस इतना सा। फिर सर फ्लाइंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय DGCA, ये ध्यान रखना है। ये जो है ना FTO कैंडिडेट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, और ये जो FTO है इसको अप्रूव कर रहा है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसको अप्रूव कर रहा है। तो ये जो कोर्स ये रन कर रहा है ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एंट्री 66A, भाई 66A का क्वेश्चन आ सकता है। आप बस ये याद रखना, अफिलिएशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को अफिलिएशन सर्विसेज दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट, बाकी सारे अफिलिएशन टैक्सेबल होंगे। मतलब गवर्नमेंट स्कूल ने अफिलिएशन सर्विसेज ली तो एग्जेम्प्ट, प्राइवेट स्कूल टैक्सेबल, यूनिवर्सिटी टैक्सेबल, नो मैटर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये सारी सर्विसेज दे रही है एग्जेम्प्ट, प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड कार, बस इतना सा ध्यान रखना है। एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सर्विसेज दे रही है, सर स्पेशल पर्पस व्हीकल को सर्विस दे रही है एग्जेम्प्ट। ठीक है, SPV मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सर्विसेज दे रही है टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइसा वर्सा एग्जेम्प्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मत ध्यान रखना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ग्रांटिंग ऑफ लोन बाय अ पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन और बाय एन ओवरसीज अफिलिएट टू इट्स इंडियन एंटिटी। भाई यहां पे एक है ओवरसीज और यहां पे एक है इंडियन एंटिटी। अब देखो जनरली क्या होता है ना भाई, लोन की जरूरत रहती है, अपने यहाँ पे लोन का रेट बहुत ज़्यादा है। फॉरेन में जापान वापन में 2-3% पे लोन मिल जाता है, वहाँ पे रेट भी कम है, वहाँ पे बिजनेस को प्रमोट करा जाता है। यहाँ पे 12-15% का रेट होता है। भाई ये इंडियन एंटिटी की एक ओवरसीज एंटिटी है जो इंडिया के बाहर है। ओवरसीज एंटिटी ने बोला कि यार एक काम करो, तुम हमसे लोन ले लो, अपने बैंक से लोन लोगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस रहेगा। इंडियन एंटिटी ने बोला ठीक है यार मैं तुमसे लोन ले लेती हूँ। भाई ये लोन पे तो GST नहीं आता क्योंकि ट्रांजैक्शन इन मनी है, पर सर ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट है ये क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है, इस पर भी GST नहीं आता है। तो सर डाउट क्या है,
डाउट इतना सा है, ये नालायक बोलते हैं कि अगर इंडियन एंटिटी बैंक से लोन लेती, तो बैंक से लोन लेती तो वहां पे इंटरेस्ट तो आता ही आता, वहां पे प्रोसेसिंग फीस भी आती, और उस प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी भी आता। अब भाई आपकी तो ओवरसीज एंटिटी है, आप क्या ही प्रोसेसिंग फीस चार्ज करोगे रिलेटेड पार्टी में? तो क्या हम इसके ऊपर स्केड्यूल 1 लगाएं और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोले, आरसीएम लगाए? लॉ मेकर ने बोला भाई ज़्यादा शाणपत्ती मत दिखाओ प्रॉपर ऑफिसर, भाई ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है लोन का, और इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। जब प्रोसेसिंग फीस चार्ज ही नहीं करी तो किस बात का जीएसटी? तो यहाँ पे ऐसा क्लैरिफाई करा गया कि सर जो प्रोसेसिंग द लोन बाय द बैंक वो अलग होता है और ये वाला प्रोसेसिंग अलग होता है, तो इट कैन नॉट बी डीम टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन द सेड रिलेटेड पर्सन, और इसके ऊपर देयर वुड बी नो जीएसटी। पर सर अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज करते प्रोसेसिंग फीस का, तो फिर ये इंडियन एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ता। ठीक है भाई, री इंश्योरेंस इंक्लूड्स रेट्रोसिसेशन, ये ध्यान रखना। री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, और री इंश्योरेंस का वापस से इंश्योरेंस, रेट्रोसिसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आ सकता है एग्जाम में। तो अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस दिया है, पर ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो एग्जेम्प्ट, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, एक और चीज, अब एक और नया एग्जामिशन आ गया है कि सर ये एग्जामिशन क्या है? एग्जामिशन सिंपल सा ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को रेंट पे देते हो, या हॉस्टल्स, कैंप्स, पेइंग गेस्ट, अकोमोडेशन, ये सारे लोग भी रेंटिंग की फैसिलिटी देते हैं, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। दो कंडीशन मतलब, पहले तो जो रेंट है वो रहना चाहिए 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, और मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सपोज करो रेंट 21,000 है और रह रहा है सामने वाला 6 महीने, तो टैक्सेबल। सपोज करो रेंट 10,000 है और सामने वाला 30 दिन के लिए रह रहा है, तो भी टैक्सेबल। भले रेंट कम है पर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज तक नहीं रुका। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर ये क्या है? ये तो सिंपल है ना भाई, क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो रेंटिंग है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ये प्रूव कर दी कि मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, ठीक है, और मैं ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए नहीं, मैं अपने ओन अकाउंट के लिए ले रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे भी ये एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20,000 वाला ध्यान रखना। फिर उसके बाद सर मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग ऑफ मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, मीटर शिफ्टिंग लाइंस, डुप्लीकेट बिल्स विच आर इंसिडेंटल और एंसेलरी, ये सब भी अब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज, R&D सर्विसेज अगेंस्ट ग्रांट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी और अ रिसर्च एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। याद रखना, हर रिसर्च एसोसिएशन को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, तो रिसर्च एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कलेक्शन मेड बाय रेरा, भाई तो जो रेरा है, रेरा इज ऑल्सो अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और सर रेरा ने जो स्टैट्यूटरी कलेक्शन कलेक्ट करे वो हमारा जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, भाई देखो ये क्या है ना, ये एयरलाइन सेक्टर के ऊपर एग्जेम्पशन है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। ये ऐसा बोल रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया which is an airline company from a related person or from any of its establishment outside India when made without consideration। भाई यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी है जो कि एयरलाइन कंपनी है, ये सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक दूसरी एयरलाइन कंपनी से, रिलेटेड कंपनी से, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। क्या ये वाला जो ट्रांजैक्शन है रिलेटेड कंपनी से फॉरेन कंपनी के बीच में विदाउट कंसिडरेशन, क्या यहाँ पे स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट होगा, और क्या यहाँ पे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगाएंगे? सर दिख के तो लगना चाहिए भाई, अगर हम लगाएंगे तो वो भी लगाएंगे, टिट फॉर टैट है। ऐसा यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी की एयरलाइन है और वहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी की एयरलाइन है, बात तो वही हुई। तो इन्होंने ऐसा बोला कि सर ये वाली सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे इफ
GST at applicable rate is paid by the establishment of foreign airline company in India on transport of goods and passenger as may be applicable. मतलब ये जो फॉरेन कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट है उसने जीएसटी पे करा है, जीएसटी में कोई चोरी नहीं करी है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइड कर दे कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया है इसको डेजिग्नेट करा गया है बाय द फॉरेन गवर्नमेंट अंडर बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद इंडिया. क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हम एग्जेम्प्ट करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट करेंगे, हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे. और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस डेजिग्नेट इंडियन एयरलाइंस आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सिमिलर टैक्सेस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री. मतलब हम भी इसको एग्जेम्प्ट करते हैं और हमारा वहां पे कुछ ऐसा होगा तो वो भी वो एग्जेम्प्ट करेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखना. वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारा अंडरटेकिंग लगती है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में, वो डिस्काउंट की अंडरटेकिंग की बात होती है, तो वहाँ पे अगर अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ CMA. एमसीक्यू क्वेश्चन में टेस्ट कर सकता है. रूल 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भाई. रूल 28 सब रूल 2 ये सिंपल सी बात बोलता है कॉर्पोरेट गारंटी के केस में आपको कैसे क्या वैल्यूएशन करना है. तो राजा मेरे अगर कॉर्पोरेट गारंटी है तो उस केस में आपको वैल्यूएशन करना है 1% ऑफ गारंटी अमाउंट और कंसिडरेशन, दोनों में से विच एवर इज हायर. खत्म बात. ये आपको ध्यान रखना है. इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं. सर अगर गारंटी 4 साल की है तो भाई अगर गारंटी 4 साल की है तो 1% इंटू 4 डेट इज 4% हो जाएगा. सर गारंटी हर साल रिन्यू हो रही है तो हर साल आपको 1% करना पड़ेगा. सर गारंटी 6 महीने की है तो 1% इंटू 6/12. सर अगर टेक ओवर ऑफ लोन है, भाई टेक ओवर ऑफ लोन में कोई कंसिडरेशन नहीं होता. ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है. आपको ध्यान रखना है कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय सप्लायर टू अ रेसिपिएंट बाय द वे ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, तो क्या रहेगा सर 1% ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आता ही है एग्जाम में. और सर अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो वैल्यू आपने इनवॉइस में डिक्लेयर करी वही वैल्यू हो जाएगी सेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, ध्यान रखना. यह आएगा क्वेश्चन गारंटी का. तो ये गारंटी वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इस गारंटी वाले पॉइंट में देखो ध्यान से सुनो फटाफट से. सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी है तो 1% और एक्चुअल विच एवर इज हायर. अच्छा ये 1% ऑफ गारंटी है, ये मैटर नहीं करता सामने वाले ने लोन लिया या नहीं लिया, उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता भाई सामने वाले ने लोन लिया नहीं लिया. यहाँ सप्लायर है, यहाँ रेसिपेंट है और यहाँ पे बैंक है. इस सप्लायर ने बैंक को गारंटी दी रेसिपेंट के बिहाफ पे. ठीक है, अब सपोज करो रेसिपेंट ने लोन लिया ही नहीं, उसने बाद में बोला मेरे को लोन लेना ही नहीं है, क्या टैक्स लगेगा? हाँ जी टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1% ऑफ गारंटी अमाउंट है. तो ये स्पेसिफाई कर दिया नो मैटर लोन लिया या नहीं लिया. ठीक है सर, फिर ये वाली बात भी हमारी हो गई. अब लोन ओनली पार्टली अवेल्ड ये मैंने बता दिया. टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, भाई टेक ओवर इज जस्ट एन एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी, सर इंट्रा ग्रुप गारंटी है, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा. फॉरेन एंटिटीज अगर रिलेटेड एंटिटी को गारंटी दे रही है इंडिया में तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेबल हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई ये सप्लायर ऑस्ट्रेलिया में, ये रेसिपेंट इंडिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये इंडिया में है, गारंटी दी जा रही है, जीएसटी तो लगेगा. आरसीएम में ये रेसिपेंट पे करेगा. ठीक है, ध्यान रखना, ये घुमा सकते हैं. सर एक्सपोर्ट, भाई अगर उल्टा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, हम कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, बताओ हमारी इतनी वैल्यू, हम कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा. सर मल्टीपल ईयर्स और लेस देन 1 ईयर्स वो मैंने आपको बता दिया. कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटी. अब सुनो ध्यान से भाई, बहुत बार क्या होता है ना, सपोज करो यहाँ पे रेसिपिएंट है और यहाँ पे 2 सप्लायर है, एक है अपना S1 और एक है अपना S2, और ये दोनों मिलके बैंक को गारंटी दे रहे हैं इस रेसिपिएंट के बिहाफ पे. ठीक है सर,
सर गारंटी का अमाउंट कितना है? तो भाई गारंटी का अमाउंट है 1 करोड़, ठीक है। सप्लायर S1 70 लाख की गारंटी दे रहा है और ये जो S2 है ये 30 लाख की गारंटी दे रहा है। भाई अगर एग्जाम में कुछ भी ना दे और आपको बोले बस ऐसा दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1%, या तो आप एक काम करो, 1 करोड़ का 1% ले लो और फिर 7:3 में बांट दो, या तो 70 लाख का 1% और 30 लाख का 1%। पर सपोज करो S1 ने बोला भाई ऐसे गारंटी नहीं दूंगा, मैं तो 1.5 लाख रुपए चार्ज करूंगा। S2 ने बोला मैं तो 50,000 रुपये चार्ज करूंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख। पर इन्होंने तो 1,50,000 चार्ज करा, तो क्या मैं 1 लाख वैल्यू करूंगा? ना बाबा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख और 50,000। सर वो तो 1% से एक्सीड हो रहा है, तो हम क्या करें? आपने चार्ज करा है ना, तो फिर ये 1.5 लाख और 50,000 रुपये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर GST देना पड़ेगा। बोलो माता रानी की जय। आया समझ में? ठीक है। फिर ये वही बात है भाई, रिलेटेड पार्टी के बीच में गारंटी है तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में गारंटी है तो भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये पुराना हो गया, पर फिर भी मैंने अमेंडमेंट्स नोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि भाई एग्जाम में आ सकता है कि भाई डायरेक्टर जो बैंक को गारंटी दे रहा है, तो जो डायरेक्टर पर्सनल गारंटी बैंक को दे रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो है क्योंकि डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड। बट इस केस में RBI बोलता है कि आप कोई भी कमीशन या फीस चार्ज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। तो यहाँ पे जो ओपन मार्केट वैल्यू रहेगा वो 0 होगा और नो टैक्स वुड बी पेबल। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद सर ये इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, HO इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ब्रांच ऑफिसेज और फॉरेन अफिलिएट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी। ये बहुत सिंपल है भाई, अगर HO ब्रांच ऑफिस को सर्विस दे रहा है या कोई फॉरेन एंटिटी इंडियन कंपनी को सर्विसेज दे रही है, भाई अगर फुल ITC अवेलेबल है, तो अगर फुल ITC अवेलेबल है तो जो वैल्यू आपने इनवॉइस में डिक्लेयर करी वही ओपन मार्केट वैल्यू होती है। दूसरा, सर अगर इनवॉइस इशू नहीं करा, तो भाई अगर इनवॉइस इशू नहीं करा पर ITC अवेलेबल है तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो निल रहेगी, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो इनवॉइस इशूड, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओपन मार्केट वैल्यू निल। भाई अभी मैं लॉजिक्स नहीं, लॉजिक्स सब मैं क्लास में बताऊंगा, क्लास में अपन सारे लॉजिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन को फटाफट फटाफट से क्या करना है, ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। आ जाओ, व्हेन फुल ITC इज नॉट अवेलेबल। सर अगर फुल ITC नॉट अवेलेबल है, तो भाई अगर फुल ITC नॉट अवेलेबल है तो उस केस में भाई, उस केस में जो हमारी ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी वो भी नीली रहेगी। और एक डाउट आया कि जो सैलरी कॉस्ट है, जो HO के एम्प्लॉय की सैलरी कॉस्ट है, क्या उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे? भाई HO के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी कॉस्ट है उसको आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सर कोई पार्टी, रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया है, हम यहाँ पे हैं, ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इनवॉइस इशू नहीं करा तो निल, बस आपको इतना से ध्यान रखना है। इनवॉइस इशू करा वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं इशू करा निल। और जो सैलरी कॉस्ट है HO की उसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ना है, ठीक है। रूल 31B, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में कैसा क्या वैल्यू होता है? भाई जितने पैसे हमने डिपॉजिट करे बस उतने पैसों पे GST आ जाएगा। नो मैटर आपने बाद में निकाले, बाद में रिटर्न हुए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब जितना डिपॉजिट करा उस पर GST आ जाएगा। सेम इज इन केस ऑफ कसिनो एक्शनेबल क्लेम, जितने की आपने टोकन चिप्स खरीदा उसके ऊपर GST आ जाएगा। सर बाद में आपने रिफंड, आपने 1 लाख का कसिनो खरीदा, टिकट्स खरीदी, बाद में वापस से आपने रिटर्न कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चार्ज ऑफ GST, अभी ये वाला पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर फिर भी पता नहीं, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है भाई, अनडीनेचर्ड ENA आ जाए या रेक्टिफाइड स्पिरिट आ जाए, यूज फॉर एल्कोहलिक लिकर, इसके ऊपर GST नहीं आएगा, इसको भी चार्जिंग सेक्शन से हटा दिया है। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज, सर IGST एक्ट में एक सिंपल सा अमेंडमेंट हुआ है कि भाई कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं तो उसके ऊपर जो हम वैल्यूएशन करते हैं फॉर IGST वो कस्टम के हिसाब से करते हैं। तो डाउट ये आया कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है वो तो इंटेंजिबल गुड्स है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इन्होंने बोला जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है ना उसका वैल्यूएशन हम GST के रूल्स के हिसाब से करेंगे, GST एक्ट के हिसाब से करेंगे, वहां पे हम कस्टम नहीं लगाएंगे।
तो इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम विल बी टैक्स अंडर आईजीएसटी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। मेटल स्क्रैप का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सर मेटल स्क्रैप में सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। एक बार फटाफट से मेटल स्क्रैप का इधर चार्ट देखो, सुनो ध्यान से। सर मेटल स्क्रैप में क्या है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। क्या कोई टीडीएस की बात होगी, अरे कोई टीडीएस की बात नहीं होगी, जब सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो काय का टीडीएस। दूसरी बात, मेटल स्क्रैप में एक और चीज ध्यान रखना भाई, मेटल स्क्रैप में ऑल्दो आपका आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है, पर मेटल स्क्रैप में अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो गया तो जैसे ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, आपको पता है क्या करना है, टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नो मैटर व्हाट, आप फटाफट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो। पर सर अगर मेटल स्क्रैप में आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करा तो नो जीएसटी नंबर, ठीक है, ध्यान रहेगा। सर अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज आएगा, रिवर्स चार्ज बस इधर ही आएगा, व्हेन सप्लायर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और यहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा, एट द रेट कितना परसेंट, 2%। किसको सर, रेसिपिएंट को, जब जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा। डन, आया समझ में। मेटल स्क्रैप में ये ध्यान रखना कि भले इसका आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल हो, इसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, अगर रेसिडेंशियल यूज है आरसीएम में टैक्सेबल, पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है आरसीएम में टैक्स दे देगा, ठीक है, ध्यान रखना। सर टाइम ऑफ सप्लाई, भाई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 नहीं लगता है, तो वहां पे डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, सर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई NHAI के केस में पता है क्या होता है, ये देखो आपके लिए बढ़िया डायग्राम है। NHAI के केस में क्या होता है, सपोज करो एक है अतुल कंसेशनर, इसको पूरा ठेका दिया हुआ है NHAI में। सर ये ठेका रहता है 10-15 साल का, मॉडल होता है DBOT मॉडल। DBOT बोले तो डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। सर इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, भाई देखो सर्विसेज के केस में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, पर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अब सुनो ध्यान से, सर यहाँ पे व्हाट इज, वो कौन सा टाइम है जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, भाई ये 10-15 साल है, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि सर ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे इनवॉइस बन जाना चाहिए। पर सर अगर माइलस्टोन के बेस पे है तो फिर ऑन और बिफोर माइलस्टोन इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर हम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये बोलते हैं भाई अगर आपने टाइम पे इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट, पर अगर आपने टाइम पे इशू नहीं करा तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पे आपको इनवॉइस बना देना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ये क्लैरिफिकेशन आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो अगर टाइम पे इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर जो इंटरेस्ट है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, और इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई 13(6) के हिसाब से जैसे नॉर्मल निकलता है, जब मिला वो बन जाएगा। सेम सर्कुलर है भाई, स्पेक्ट्रम यूसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज अंडर जीएसटी। सर ये जो स्पेक्ट्रम यूसेज है, अगर इसमें पूरा पेमेंट ही पहले मिल गया तो भाई जब पूरा पेमेंट ही पहले मिल गया तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई इमीडिएट आ जाएगा, क्योंकि पूरा पेमेंट मिल गया। पर सर पूरा पेमेंट नहीं मिला, हौले हौले पेमेंट मिल रहा है, तो ये जो स्पेक्ट्रम के राइट्स रहते हैं ना, ये भी 5 साल 10 साल 15 साल के होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है।
तो सर टैक्स इनवॉइस हैज़ टू बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। और फिर जीएसटी कब पेबल होगा? एज एंड व्हेन पेमेंट आर ड्यूस। और ये सर्कुलर हमारा दूसरे केसेस में भी लगेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का बिडिंग है उसके ऊपर भी ये वाला सर्कुलर ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन सर ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज सप्लाईज का मैंने बता दिया कि मेटल स्क्रैप के ऊपर वो नहीं लगेगा। रिस्क बेस आधार ऑथेंटिकेशन, सर ये जो आधार ऑथेंटिकेशन होगा और अब ये जो बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन है ये हर उस इंसान का होगा जिसको पोर्टल के हिसाब से हाई रिस्क एरियाज में क्लासिफाई करा गया, डेट इज बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। ठीक है, ये पहले गुजरात पुडुचेरी में था, अब ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो गया है। कुछ काम करनी छोड़ो ये। रूल 21 जहाँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है वहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है और सिंपल सी बात है भाई, रिवोकेशन के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर सारे पेंडिंग रिटर्न फाइल करने रहते हैं। अगर रिवोकेशन के बाद आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करे तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस से कैंसिल कर देंगे। सर गुड्स सप्लाई कर सकते क्या थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर? अब ये भी पुराना हो गया पर मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि पूछे ही नहीं है एग्जाम में, तो पूछ सकते हैं। तो भाई हाँ भाई, आप गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हो पर इंट्रास्टेट होना चाहिए। कुछ कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले इंटरस्टेट नहीं करोगे, फिर शैल नॉट मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट में नहीं कर सकते। पैन होना चाहिए, पैन एड्रेस स्टेट के बेसिस पे आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। एक ही एनरोलमेंट नंबर, एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। और भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी वादा करना पड़ेगा विदाउट एनरोलमेंट नंबर माल नहीं बेचेगा, और जब से ही आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर नल एंड वॉइड हो जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स 30 डेज और बिफोर फर्निशिंग डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर। ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, भाई अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो इस केस में 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर REG 30 में सारा आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। पर सर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस केस में पता है क्या होगा भाई, जैसे 8 मई को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर देना है। तो 8 मई से 30 दिन कितना होगा, तो 7 जून। अब आपको क्या करना है ना, 7 जून के 5 दिन पहले दैट इज 2 जून तक या 2 जून के पहले पहले आपको सारे फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। ये सब MCQ में पूछ सकते हैं। उसके बाद सर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, उसमें एक और कारण है। क्या कारण है भाई, वो क्या करेंगे ना, आपके GSTR 1 को 3B से एनालाइज करेंगे या आपके GSTR 3B को 2B के साथ एनालिसिस करेंगे और सच अदर एनालिसिस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और अगर उनको डिफरेंस लगेगा तो आपसे पहले 30 दिन के अंदर अंदर पूछा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। अगर आपने सही जवाब दे दिया, एक्सेप्ट हो गया आपका रिप्लाई, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। भाई रिवोकेशन के एप्लीकेशन ध्यान रखना, ये भी अमेंडमेंट आ चुका है पर पूछा नहीं है, पुराना ही है ये, तो 90 डेज में कर सकते हैं और ये 90 डेज और 180 डेज से बढ़ाए जा सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो कैंसिलेशन रिवोक कर देगा विद इन 30 डेज, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई शो कॉज नोटिस इशू करेगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ। अगर सेटिस्फाइड है कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है शो कॉज नोटिस, और शो कॉज नोटिस का आपको 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मेटल स्क्रैप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि भाई अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड पर चार्ज TDS भी लगेगा। सप्लायर रजिस्टर्ड है, बायर अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज नो TDS। अनरजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड बायर, RCM दोनों अनरजिस्टर्ड, कोई GST नहीं लगेगा। ITC, सर ITC में ये टाइम लिमिट ध्यान रखना। देखो क्या है ना, हमने पढ़ा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कि जो लास्ट डेट ऑफ ITC होता है वो होता है 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब कहीं कहीं पे रेसिपेंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना रहता है। भाई रेसिपेंट ने सेल्फ इनवॉइस लेट बनाया, तो सर अगर सेल्फ इनवॉइस लेट बनाया तो क्या ITC की भी डेट लेट हो जाएगी? हाँ जी हाँ सर, लेट बनाया इनवॉइस तो भाई वो इंटरेस्ट पेनल्टी अलग लगेगा। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमारे रेसिपेंट ने सेल्फ इनवॉइस करी है, जब रेसिपेंट ने इनवॉइस बनाया है उस तारीख से आपको 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर वो देखना है। ठीक है, फिर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन। सर सपोज करो क्या हुआ ना, मेरा मार्च में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो मार्च में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और मेरा जो रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ ना वो जनवरी 2026 में हुआ। अब भाई जो मेरा मार्च में कैंसिल हो गया, मैंने आईटीसी तो लिया नहीं होगा, क्योंकि सर जो भी मेरे इनवॉइसेस हैं मैं उनका आईटीसी कब ले सकता हूँ, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। भाई सपोज करो 30 नवंबर, अब भाई 30 नवंबर को तो मेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल था, तो मेरी आईटीसी की लास्ट डेट तो चली गई। अब तो लॉ मेकर बोलता है जिस दिन आपका रिवोक हुआ ना, अगर आपने उसके 30 डेज के अंदर अंदर सारे रिटर्न फाइल कर दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मार्च महीने का जो भी आपका आईटीसी है आप वो भी इसमें ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सर डेमो व्हीकल के केस में आईटीसी का क्या सीन है? भाई देखो, अगर डेमो व्हीकल ऑथराइज्ड डीलर ने यूज करी है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल तो ठीक है, पर अगर सर डेमो व्हीकल यूज करिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए, मैनेजमेंट के लिए, आईटीसी नॉट अवेलेबल। हमको यूज देखना पड़ेगा कि डेमो व्हीकल का आखिरकार यूज केस क्या है। ऑथोराइज डीलर इज एक्टिंग एज एन एजेंट, ध्यान देना, ऑथोराइज डीलर क्या है भाई? एजेंट है, और ये ऑथोराइज डीलर मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ने इस ऑथोराइज डीलर को डेमो व्हीकल दिए। सर जी क्या क्रेडिट मिलेगा? भाई यहाँ पे सेट डेमो व्हीकल कैन नॉट बी यूज बाय डीलर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, भूल जाओ, यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर सर अगर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर सर इन केस ऑफ डेमो व्हीकल जिसको कैपिटलाइज करा है, जिसको सब्सिक्वेंटली सोल्ड कर दिया बाय ऑथराइज डीलर, तो ऑथराइज डीलर को जीएसटी पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6, वो याद है आपको, टैक्स आईटीसी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, सर फिर डेमो व्हीकल का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूज देखना है। अगर डेमो व्हीकल को ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेमो व्हीकल है जिसका यूज है पोटेंशियल बायर्स को एक बार टेस्ट कराने के लिए कि नई गाड़ी खरीदनी है नहीं, आईटीसी दे दो। डेमो व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, आईटीसी मत दो। मार्केटिंग के लिए यूज आ रही है, आईटीसी मत दो। उस पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा, आईटीसी मत दो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी, इसका डिस्टिंक्शन आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉल्स रहते हैं, तो ये जो मॉल बिल्डिंग है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मॉल है ये आप इसमें जो भी आपकी शॉप्स बनी हैं उनको आप रेंट कर रहे हो, तो इसका जो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो इसका आईटीसी मिल जाएगा। कभी आ जाए तो चांसेस बहुत कम है। भाई डक्ट और मैनहोल्स जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए यूज आ रहे हैं, तो डक्ट और मैनल यूज इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका आईटीसी मिलेगा, ब्लॉक्ड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, भाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सुनो ध्यान से। सर क्या होता है ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूव्ड गैरेज पे नहीं गया, मैं किसी लोकल गैरेज पे गया गाड़ी को बनवाने। अब वो लोकल गैरेज ने गाड़ी बनवा दी। अब क्या हुआ ना भाई, उस लोकल गैरेज ने बोला पैसे, तो मैंने बोला यार पैसे अभी बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला साहब अभी आप पैसे दे दो, बाद में जितना भी होगा हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 का बिल बनाया प्लस जीएसटी। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने बोला रीइंबर्समेंट, इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 रीइंबर्स करे। क्या इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट मिलेगा? 100% क्रेडिट मिलेगा। सर कार का क्रेडिट राजा इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलता है, ऑल्दो कार का क्रेडिट नहीं मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट मिलेगा अप टू द अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट। तो जो 40,000 रुपए है ना, जितना उन्होंने क्लेम कॉस्ट अप्रूव करा उसका 18% 7,200 उसका क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा। दूसरी बात, सर अगर दो अलग अलग बिल बनाए, इंश्योरेंस कंपनी के नाम 40,000 और मेरे नाम 10,000, तो भी इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 के ऊपर 18% का क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट,
सर अगर बिल ही मेरे नाम पे बनाया तो फिर सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इंश्योरेंस कंपनी को एक ढेले का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीपी का क्वेश्चन करना। मैंने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कराया है। ये मेरे को लग रहा है एग्जाम में आ सकता है। ये कुछ काम का नहीं, लाइफ इंश्योरेंस वाला ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है भाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एचओ टू ब्रांच ऑफिस, जहाँ पे ब्रांच ऑफिस इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, यहाँ पे सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी ब्रांच ऑफिस को। ठीक है, सिंपल है, कुछ काम करें। पेमेंट ऑफ टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पेमेंट ऑफ टैक्स में ये वाला अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है सपोज करो भाई मेरे पास 20 जून को ई कैश लेजर में 1 लाख रुपए पड़े थे और मुझे जून के रिटर्न में जो मेरी फाइनल लाइबिलिटी आ रही थी वो आ रही थी 80,000 और जून का रिटर्न 20 जुलाई को चले जाना चाहिए। मैंने 25 जुलाई को फाइल करा। क्या इंटरेस्ट लगेगा 5 दिन का 18% से? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है। अगर मेरे पास ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो फिर मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। सर सपोज करो 80,000 का 1,10,000 का पेमेंट है, हाँ तो सिर्फ 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। एमसीक्यू में 100% चांसेस के क्वेश्चन पूछने के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अगर ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, और अगर कम पड़ा हुआ है तो जो बैलेंस है उसी के ऊपर इंटरेस्ट की बात होगी। सर वो टीडीएस में वो मेटल स्क्रैप वाले को जोड़ दिया है, टीसीएस में रेट बदल गया है 0.5%, याद रखना 0.25 सीजीएसटी 0.25 एसजीएसटी। नहीं ये रूल 78 कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। हाँ ये ध्यान रख लेना, एक्सपोर्ट के केस में कभी अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो भाई ये जो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आपको कितने टाइम में फॉरेन करेंसी ये पैसा लाना है, तो 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स और सच फर्दर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और एज द पीरियड अलाउड अंडर फैमा। ठीक है, बस ये तारीख ध्यान रखना, कभी एमसीक्यू में पूछ लिया, चांस तो कम है। भाई ये देखो सर, इंडियन एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट प्रोसीड या तो इंडियन रुपीस में मिल रही है या स्पेशल रुपी वोस्त्रो वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट में मिल रही है, तो वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट में भी मिल रहा है पैसा, तो इसको भी हम ऐसा ही मानेंगे कि फॉरेन करेंसी में मिला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर रिफंड में वेरी इंपॉर्टेंट रूल 89(4)(a) 4(b) डिलीट हो चुके हैं। मतलब अब कोई भी क्वेश्चन में 89(4)(a) 4(b) का रेफरेंस है उसको टोटली इग्नोर करना है, देखना भी नहीं है ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे भारी इंपैक्ट पड़ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लिखेगा 4(a) 4(b) डिलीट हो गए तो क्यों पूछेगा, पर अगर घुमाने के लिए पूछा तो टोटली इनको इग्नोर करना है। ठीक है, हाँ भाई अगर प्राइस बढ़ गया, बहुत बार होता है ना प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, रिफंड टू कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि सर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को अगर रिफंड करना है, शैल अप्लाई फॉर रिफंड इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म वंस इन एवरी क्वार्टर, क्वार्टर में एक बार। फिर सर इसको भी ऐसे ही डील करा जाएगा जैसे नॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन को डील करा जाता है। फॉर्म याद रखना जीएसटी RFD 01। रिफंड ऑफ टैक्स शैल बी अवेलेबल इफ द इनवर्ड सप्लाई वर रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस एंड डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड इन GSTR 1। मतलब भाई GSTR 1 में सामने वाले ने अपलोड करा हो और सामने वाले ने GSTR 3B फाइल करा हो। ठीक है, नेम एंड GSTN इज मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस और CSD को गुड्स मिल चुके। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, आ सकता है। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। ये सब कुछ काम का नहीं है भाई, ये पढ़ के जाना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई 132 1A 1B 1C 1D 1E का जो ऑफेंस है वहाँ पे कंपाउंडिंग अमाउंट, ये ध्यान रखना,
75% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 50% ऑफ टैक्स इवेडेड, मतलब 50% से 75%. इफ ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर 132(1) क्लॉज 1, बट इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर 132(1)(2, तो फिर यहाँ पे सर कितना रहेगा, 40% से लेकर 60%. ये ध्यान रखना सर. अगर 132(1)(f)(h)(i) का ऑफेंस है 25% ऑफ टैक्स इवेडेड, और अगर हमारा जो ऑफेंस है A, C to F(h)(i) तो फिर 25%. इसको ध्यान रख लेना भाई आप. तो ये ध्यान रखना, 132(1)(1) का है तो फिर सर 50% से 75%, 1(2) का है तो 40% से 60% एग्जाम में आ सकता है. अपील एंड रिवीजन में अपील एंड रिवीजन में डिपार्टमेंटल अपील की लिमिट्स चेंज हो गई है. GST 80 को अगर अपील में जाना है तो 20 लाख, हाई कोर्ट को अपील में जाना है तो 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट को जाना है तो राजा मेरे 2 करोड़. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जाना है मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है. तो ये ध्यान रखना, GST 80 में 20 लाख है, हाई कोर्ट में 1 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ है. फिर डिस्प्यूट पर्टेन्स टू डिमांड ऑफ टैक्स. तो भाई अगर टैक्स का डिस्प्यूट है तो आपको जो मॉनेटरी लिमिट देखनी है वहां पे आपको टैक्स इन डिस्प्यूट दैट इज CGST, SGST, UTGST, IGST को जोड़ के देखना है. मतलब ये जो लिमिट है ना 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करोगे. अगर भाई डिस्प्यूट आपका टैक्स का है तो आप टैक्स के अमाउंट को जोड़ो, अगर डिस्प्यूट आपके इंटरेस्ट का है तो सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट को जोड़ो, पेनल्टी का है तो पेनल्टी को जोड़ो, लेट फीस का है तो लेट फीस को जोड़ो, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस का है तो इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस को जोड़ो, और इनॉनियस रिफंड का है तो रिफंड का अमाउंट जोड़ो. ठीक है, डन. ध्यान रखना. ठीक है भाई, यहाँ पे टैक्स इन डिस्प्यूट है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है, तो एग्जाम में इंटरेस्ट पेनल्टी को मत कंसिडर करना. रिटर्न चैप्टर में MCQ क्वेश्चन आया तो GSTR 1 में जो पहले 2.5 लाख रुपए होता था वो अब कितना हो गया है, 1 लाख. ठीक है, वो कंसोलिडेटेड का तो मालूम ही होगा आपको, तो वो अब हो गया कितना, 1 लाख. फिर सर GSTR 1 में अगर कोई गड़बड़ हो गया है, कोई मॉडिफाई करना हो तो आप 1A में कर सकते हो, और ये 1A में जैसे करोगे तो सामने वाले को 2B में रिफ्लेक्ट होगा. अब 2B 14 तारीख को ओपन होता है, तो इसका ध्यान से समझ के जाओ. सप्लायर ने, यह आ सकता है ITC में, सप्लायर ने 2 इनवॉइस इशू करे इन द मंथ ऑफ जनवरी. INV 1 इसने 8 फरवरी को फाइल करा, बट एक इनवॉइस ये INV 2 भूल गया तो इसने फर्निश करा 15 फैब को. भाई अब तुमने 15 फैब को फर्निश करा 1A, तो अब सामने वाले का 2B तो 14 फैब को बंद हो जाता है, तो इसको अब ITC दिखेगा कब, 2B में. तो फरवरी का जो महीना है ना उसमें 14 मार्च, तो 14 मार्च को ये ITC लेगा. अब ये ITC नहीं ले सकता. तो देखो सर, तो INV 2 विल बी अवेलेबल, तो 14 मार्च ये आ सकता है ITC में. वेरी इंपॉर्टेंट, ITC का एक पॉइंट ये आ सकता है. सप्लायर इशू 2 इनवॉइस INV 3 एंड 4 इन द मंथ ऑफ जनवरी. INV 3 की डिटेल इसने 15 फरवरी में डाली. हाउएवर ही डिक्लेयर्ड INV 4 इन 1A ऑन 16 फरवरी. सर यहाँ पे भी वही दिक्कत है, यहाँ पे तो INV 3 भी लेट गया है, INV 4 भी लेट गया है. INV 3 कब गया है, 15 फरवरी GSTR 1 में, और INV 4 कब गया है, 16. तो दोनों ही आपको मार्च में दिखेगा. सर ये 1A खुलता कब है, जैसे GSTR 1 भरोगे तो 1A खुलेगा. कब तक खुला रहेगा, जिस दिन आप GSTR 3B भरते हो, ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B तक ये खुला रहेगा. ठीक है, 1A ऑप्शनल है, एक बार रिटर्न फाइल होगा, जो भी गड़बड़ हुई है आपसे 1 में वो आप 1A में सुधार सकते हो. मतलब अब जो 3B में लाइबिलिटी आएगी वो 1 और 1A को कंपाइल करके आएगी. रेसिपेंट को जो ITC मिलेगा वो 1 के बेसिस पे सप्लायर ने अपलोड करा, और जो 1A के बेसिस पे अपलोड करा उस बेसिस पे हमारे रेसिपेंट को ITC मिलेगा. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भाई. ये इंटरेस्ट का MCQ क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि सर जो GSTR, जो कंपोजिशन वालों का GST है ना उसकी ड्यू डेट है 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो जो कंपोजिशन वालों का एनुअल रिटर्न जाता है उसकी ड्यू डेट बदल गई है और क्या हो गई है, 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. कस्टम में आप क्या ध्यान रखोगे, कस्टम में ये ध्यान रख लेना एक कि अपील शुड बी फाइल्ड एंड नॉट अ रिफंड क्लेम. ये मैंने रिवीजन में भी बताया था. व्हेन एन एडजुडिकेशन ऑर्डर हैज़ बीन इशूड और इवन सेल्फ असेसमेंट मेड. तो सर अपील करेंगे आप जो भी एडजुडिकेशन ऑर्डर आया है,
आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो ये ऐसा केस लॉ हुआ था सीसी वर्सेस फ्लॉक, जहाँ पे बोला गया था रिफंड इज इन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, दस इशू ऑफ क्लैरिफिकेशन विच हैज बिकम फाइनल कैनॉट बी एजिटेटेड इन रिफंड प्रोसीडिंग, इफ ऑर्डर इज अपीलेबल अपील फाइल करो, रिफंड की एप्लीकेशन फाइल मत करो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि सर कौन कौन से इनएलिजिबल सप्लाईज हैं अंडर रोड टैप स्कीम। तो रोड टैप में कौन कौन से इनएलिजिबल है? एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द सेम और सब्सटेंशियली सेम, एक्सपोर्ट सेम फॉर्म में हो रहा है। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, मतलब आया किसी थर्ड कंट्री से और आपने किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, डीम्ड एक्सपोर्ट, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट, products manufactured by DTA to SEZ unit, product manufactured partly or wholly in warehouse, और product manufactured or exported availing the benefit of notification number 32 that is job work और re-export। 4-5 पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो 4-5 पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। ये अमेंडमेंट लेक्चर काफ़ी बढ़िया है। 1 घंटे में, 1-1.25 घंटे में आप फटाफट से डबल स्पीड में देखोगे तो आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।